हाल होगा, क्या कभी सोचा है? औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ने चोरी की। उसने एक घर में चोरी की, वहां पर सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो चोरी करके भाग गया और उस बदबख्त ने जाकर वो सोने का टुकड़ा खाना काबा के अंदर जाकर छुपा दिया। कुछ रोज बाद जब उसे ख्याल आया कि जो मैंने चीज चोरी की थी वो तो खाना काबा में महफूज पड़ी है, मैंने जिसका हक मारा था तो वो मैं खाना काबा के सुपुर्द करके आया हूं, तो वहीं पर महफूज होगी, वहां से मैं उठा लेता हूं। लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो इंसाफ करने वाला है। उसने यकीनन उस चीज की हिफाजत की, उसको अपनी अमान में रखा और उसके साथ, उस शख्स के साथ इंसाफ किया। वो शख्स जैसे ही गया, उसने अपना वो टुकड़ा जो है वो जूं ही हाथ में पकड़ा, सोने का टुकड़ा, तो मेरे रब ने जिस आदमी के घर चोरी हुई थी उसके साथ भी इंसाफ किया, क्योंकि मेरा अल्लाह मुंसिफ है। और उसी वक्त उस चोर की जो गर्दन है वो धड़ से जुदा हो गई। इसके बाद लोगों ने जब देखा, उन्होंने उसका सर और धड़ जो है उन्होंने उठाकर बाहर कुत्तों के सामने डाल दिया। यह मेरे अल्लाह का इंसाफ है। और एक ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहां पर भी इंसाफ दिया जाता है। 59 साल बाद एक आदमी को इंसाफ मिला और उसने कोर्ट का इंतहाई शुक्र अदा किया कि आप लोगों ने बहुत जल्द मेरे साथ इंसाफ किया है। यह केस मेरे दादा जान ने जो है इसकी पटिशन दायर की थी और उन्होंने जो है इसकी दरख्वास्त दी थी। एक आदमी था इसी मुल्क पाकिस्तान में जिसको सजाए मौत सुनाई गई। उस शख्स ने अपील की और कहा कि मुझे रहम किया जाए, मेरी जो सजा मुझे सुनाई गई है उस पर नजरसानी की जाए। 1 साल बाद उसका फैसला आया और फैसला आने के बाद मालूम हुआ कि 1 साल कबल उस आदमी को सजा दी जा चुकी है और वो शख्स इस वक्त कब्र में है। आखिर हमारा निजाम इतना सुस्त क्यों है? 9 साल कबल दरिंदगी का एक मंजर देखने में आया, एक ऐसा मंजर जिसको देखकर जानवर भी कांप उठेंगे। वो भी जो है उनके सामने इंसान की नजरें झुक जाती हैं जानवरों को देखकर के ऐसा काम, क्योंकि ऐसा काम इंसान करने वाले इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के आज हमारे जुडिशरी ने, हमारे निजाम ने उन लोगों को, उन 262 लोगों को अगर मुकम्मल नहीं तो कुछ हद तक इंसाफ जरूर दिला दिया है। क्योंकि ये ऐसा जुर्म उन्होंने किया था बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का कि उसकी सजा फांसी जो है वो इंतहाई मामूली और छोटी सजा है। इन लोगों ने इतना जुल्म किया था कि उनको ऐसी मौत उन लोगों को, मासूम लोगों को दी थी जिनको कुछ पता नहीं था। चंद सिक्कों के एवज इन्होंने यह काम किया था, भत्ते की खातिर ये उन्होंने काम किया था और काफी मुनज्जम तरीके से उन्होंने यह काम सरअंजाम दिया था। लेकिन सिर्फ 2 लोगों को इस वक्त फांसी की सजा हुई है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो और भी लोग, क्योंकि ये एक छोटा कोई 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये किसी 1 या 2 लोगों की प्लानिंग नहीं है, इसके पीछे कंप्लीट एक पूरी जमात भी शामिल थी, इसमें पूरे उसके लोग शामिल थे, इसमें सहूलतकार शामिल थे।
और इतनी सफाई के साथ, इतनी जो है बेशर्मी के साथ ये प्लान किया गया और उस पर अमल दरामद भी किया गया सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर। और उनको ये ऑफर भी दी गई, आज जब कोर्ट में उनके जो मालिक हैं उस फैक्ट्री के, बल्दिया फैक्ट्री के जो मालिकान हैं, उनमें से एक का बयान यह आया था कि हमें यह ऑफर दी गई थी कि या तो हमें 25 करोड़ का जो है भत्ता दो या फिर हमें पार्टनरशिप पर अपने साथ रखो। ये इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया है जिस पर शर्म से आंखें झुक जाती हैं। आखिर हमारा जो निजाम है, इंसाफ दिलाने का निजाम है, वो क्यों इतना सुस्त है? अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारी मिलिट्री की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें भी तो इंसाफ फराहम किया जाता है और फटाफट फराहम किया जाता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, अपने जो जुडिशरी रिफॉर्म्स हैं उन पर बात करेंगे, वो कितने जरूरी है और उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि लानी चाहिए, जो चेंजेस लानी चाहिए। इसके लिए हमें ज्वाइन किया हमारे देखिए, ये तो एक हमारी ज़रूर मिसल है कि मैक्सिम है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। यस, आप ये केस है, आपको अगर मैं केसेस की लिस्ट बनाना शुरू कर दूं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे केसेस हैं जो कई सालों से पड़े हुए हैं और उसमें कई बेचारे ऐसे लोग हैं जो फौत हो गए, उनकी बेवा को उनकी पेंशन नहीं मिली और रिटायर होने के बाद वो खुद भी दुनिया फानी से चले गए। ये सूरत हाल जो हमारी है, ये सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ पे बहुत लंबे प्रोसीजर हैं। हमारे सिविल में सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मैंने वकालत शुरू की 1970 में लाहौर से, तुम्हारे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बुजुर्ग वकील थे, उनके बारे में ये एक यानी ज़रूर मिसल थी कि अगर आपने केस को 20-25 साल चलाना है तो उनको दे दें, उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये हमारे यहाँ प्रोसीजर ऐसा है कि एक दरख्वास्त दे दी जाती है, फिर उसका जवाब आता है, फिर उस जवाब पर बहस होती है, तो अगर वो होगी तो दूसरी पार्टी ने दरख्वास्त दी। तो इससे इतने केसेज में रॉन्ग होता है कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में तो इतनी ज़्यादा प्रोसीजर भी इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस है, वहाँ पर बड़ा दुख होता है कि जब एक तो केस लगते नहीं है, आप आईनी पिटीशन फाइल कर दें तो उस पर सबसे पहले तो एक कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस अपील फाइल करेंगे, वो चैम्बर में लगने के लिए कई माह लग जाएंगे, उसके बाद वो केस का नंबर लगेगा और फिर उसमें कई साल लग जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ केस की। मैंने अनवर राव का केस फाइल किया था पेटिशन 2018 में, उसका नंबर कौशल पेटिशन का 8/2018 है, जो कि 60 में 225 वो आज तक लगाया ही नहीं गया। और उसमें मैंने बहुत सारे हक़ाइक़ बयान किए थे कि उसकी जो छुपी चीजें हैं, लेकिन इसलिए हर एक का एक अनवर राव होता है, राव अनवर। इसी तरह से आप देख लें कि जैसे अभी हमारे इस हुकूमत का सीसीपीओ है, जो क्या नाम है, शेख उमर शेख जी। तो इस तरह से एक उनके अपने एक ऐसे एहलकार होते हैं कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक केसेस को डील करते हैं, मर्जी के मुताबिक की सजाएं दिलवाते हैं और केस को डिले करते हैं या केस को खारिज करवाते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, जैसे देखें, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने एक एग्जांपल भी दी, आपने नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा और आपने कहा कि जिन्होंने 25 साल तक अपना केस डिले करवाना है तो उनसे रब्ता किया जा सकता था। तो यकीनन सर, अभी जो लोग जुडिशरी में बैठे हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको भी इन तमाम हकाइक का पता है, तो क्या ये वकला अगर करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्यों उनके मतलब इस झांसे में आ जाते हैं? या अगर उन तक केसेस नहीं पहुंचते, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो बाअसर लोग कोर्ट तक पहुंचने भी नहीं देते, जी बिल्कुल है। तो उस पर ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाता सर?
मैं बल्कि सबसे ज्यादा जो अपनी फ्रेटर्निटी है उसको इल्जाम देता हूँ। अगर हमारे वकला हमारे सही अखलाकी तौर पर एथिक्स के मुताबिक अगर वकालत कर रहे हैं तो वो इस चीज के फैसले कराना चाहें तो जल्दी हो सकते हैं। सही। वो उनका हरबा ही ये होता है कि किसी केस को एक स्टे ले लेना। मैं एक बहुत बड़े वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, मैं हूँ सीनियर एडवोकेट है, मैं उनका भी नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मेरे बातों से अक्सर लोग जो केसेस को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि उन्होंने एक बार जल्दी से एक स्टे ले लिया। सही। उस स्टे को चलाते हुए उन्होंने कुछ 7-8 साल चलाए और वो ये होता था कि जब तारीख लगती थी तो वो उम्रा पे चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बीमार हो गया, मैंने कहा अपने कोर्ट को बताया, मैंने कहा सर ये तो पहले तो वो चले जाते थे उम्रा पर, एक दफा वो बीमार हो गए तो अखबार में उन्होंने खबर दे दी। ये हमारे वकला का बहुत ज्यादा इसमें खास है। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि सुपीरियर कोर्ट्स ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें आर्टिकल 10 इतना वाजे है लेकिन इसकी पैरवी नहीं की जाती। हमारे कोई चीफ जस्टिस से लेके नीचे कोई भी जजेस है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी उससे अमल नहीं करते। उसको मैं आपको पढ़ के सुना दूं, इतना खूबसूरत आर्टिकल है। वो कहते हैं कि इन दिस जुडिशियल वर्क अ जज शैल टेक ऑल स्टेप्स टू डिसाइड केसेस विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम, राइट, कंट्रोलिंग इफेक्टिवली efforts made to prevent early disposal of cases and make every endeavor to minimize suffering of litigants by deciding cases expeditiously through proper written judgments. Judge who is unmindful or indifferent towards this aspect of his duty is not faithful to his work, which is a grave fault. अब ये देखिए ये आर्टिकल 10 है कोड ऑफ कंडक्ट का, लेकिन मैं आपको अब वो केस का हवाला दूं तो मैं समझता हूँ कि उनको पता चल जाए तो पत्नी कुछ और ही कर दें कि 17 दिसंबर 2019 को उस केस की आर्गुमेंट्स कंक्लूड हुई हैं। सही। और उसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोग इन्वॉल्व हैं और उसका फैसला अभी तक नहीं आया। और आप इसको ये पढ़ के ये अंदाजा लगाएं कि शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होगा कि जो लिटिगेंट्स की मिजरीज को वो मिनिमाइज करें। तो ये हमारे जजेस का हाल है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का हाल है। तो वजह यही है कि ना तो वकला इस बात पे हैं कि हमारे लिटिगेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं या दूसरी पार्टीज हैं, उनके साथ जाती न की जाए। और जजेस ऐसे हैं कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि क्या होता है। उन्होंने 10-10 लाख तनख्वाह लेके 12-12 लाख पेंशन लेके घर बैठे आराम से उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, उन्हें परवाह नहीं है। इसलिए ये आर्टिकल 209 के लिए जो है रेफरेंस का ये बहुत लिमिटेड इसके ऊपर अमल होता है, बहुत ही कम इस पर सुना जाता है कि किसी के जज के खिलाफ रेफरेंस कर दिया जाए और खास ही सूरतों में उसका। ठीक। साहिब साहब ने हमें ज्वाइन किया। तो ये सूरत है, वरना ये है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट को सामने अगर रख कर देखा जाए। अच्छा, हमें बहुत कम जजेस हैं काम करते हैं। बैरिस्टर साहब हमें साजिद शाह साहब ने ज्वाइन किया है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम साजिद शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया। साहिब साहब, ये जो आज एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक दर्दनाक वाकया पेश आया था। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनके जो लवाहिकीन है उनको इंसाफ मिल गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया आज के हवाले से। इंतहाई अफसोस की बात है हमारे जुडिशल सिस्टम के हवाले से। बात ये है कि ये जो अभी आज का इशू है, इससे पहले अचकज़ई साहब वाला जो मामला था वो भी पूरी दुनिया के सामने था, साहिबाल वाला वाक़या भी पूरी दुनिया के सामने था और उसमें वीडियोस मौजूद थी, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद थी, एविडेंस मौजूद थी। इसके बावजूद कुछ हर्डल्स ऐसी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट नाकाम हो गई, या मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें इंसाफ करना नहीं आता या हम बहुत कमज़ोर हैं। बात ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हालात तब्दील हो रही हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हमें वैसे वैसे उन चीज़ों के ऊपर कुछ कानूनी शहादत के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं इस हवाले से कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उनको फॉलो किया जाए। मसला ये है, हमारा प्रॉब्लम ये बन गया कि अब हम लोग उसी उसी सिस्टम को लेके चल रहे हैं अभी तक। मैं इंतहाई अफसोस के साथ करता हूँ, मैं अपनी लॉयर कम्युनिटी की भी बात करूँगा, मैं अपने जुडिशल सिस्टम की भी बात करूँगा, मैं सियासतदानों की भी बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर इन्वॉल्व हैं। एक शख्स फर्द वाहिद इन्वॉल्व नहीं है। इंतहाई अफसोस होता है उस वक्त जब हम कोर्ट्स में जाती हैं तो अब भी वो 100 साल पुराना निज़ाम है कि जब बादशाह सलामत के दौर में कि फलां बनाम फलां हाजिर हो, हाई कोर्ट तक नहीं बना।
एक छोटी सी आप किसी सेलुलर कंपनी की फ्रेंचाइज में चले जाएं तो वहां पर भी एक टोकन सिस्टम है। नादरा में चले जाएं, एक टोकन सिस्टम है, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी जाती है, टोकन है वहां पे मौजूद है, आपको जो इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है वहां पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है। अब हमारे यहाँ क्या है, वही तरीके फलां बना फलां हाजिर हो, वो 2-2 घंटे इंतजार करें। व्हाट इज दिस? देखिए बात ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। हमारे जजेस, हमारे वकला किसी हद तक हैंड्स अप हैं, बाउंड है to follow the rules and regulations of the law already legislative assembly में जो दिए हुए हैं। अब बात ये है कि अब हमारी, मैं इंतहाई अफसोस के साथ हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को इस वक्त उसी बचाव की मुहिम से होश ही नहीं है कि फ्रेश अमेंडमेंट्स लाएं लॉज के अंदर। वो ऐसे लॉ शॉर्ट बिल्स लेके आते हैं जिससे सस्ती शोहरत मिले, जिससे मैं ये कहना बिल्कुल हक बजाने समझूंगा कि जिससे मजीद रास्ते खुले करप्शन के। जो ऑलरेडी पीपीसी के अंदर, सीपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर या पुलिस रिफॉर्म, पुलिस जो रूल्स है उसके अंदर अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, हंगामी बुनियादों पर आनी सर चाहिए। ये जो हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, और अक्सर हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है उसके रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं, और अभी तक हम क्यों फेल हैं, उसमें गवर्नमेंट की कितने फेलियर्स हैं, और इस सिस्टम के, इस जुडिशरी सिस्टम के अपने क्या जो है कमजोरियां हैं कि वो अभी तक इतना बेहतर जिस तरह उसको होना चाहिए उस तरह काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए आपने सानिया बल्दिया टाउन से स्टार्ट की थी। मैं इसी बात को जो मैं पहले बात कनेक्ट करते हुए वहीं जाना चाह रहा था कि ये मजबूरियां होती हैं, हमारे पास ऐसे लॉज नहीं है कि हम अपने बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लॉज जाके कोई कोर्ट फैसला सुना सकें। बात बैरिस्टर साहब ने की, किसी हद तक इनकी बात से मैं एग्री करूंगा, किसी हद तक इनसे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, आपकी अपनी राय है, लेकिन बात ये है कि इस वक्त तमाम तर लोग दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से उनको फुर्सत नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारियों को भुलाए बैठे हुए हैं। अगर इस अमेंडमेंट्स को इनको ला दी जाए, इन जुडिशियल रिफॉर्म्स, देखें जुडिशियल रिफॉर्म्स आती हैं उसमें जो हमारे जो मंथली बेसिस पे केसेस रिपोर्ट होती हैं उसमें इंटरप्रिटेशन की जाती है लॉ की। यहाँ तक तो ठीक है, डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस आते हैं, लॉज आते हैं, बात समझ जाती है, लेकिन देखना ये जदीद टेक्नोलॉजी है, एविडेंस कैसे कलेक्ट की जाए। अगर फेक फॉल्स है, मुझे ये बताइए, फॉल्स और फेक एफआईआर जहाँ पे बेतहाशा ढेर लगा हुआ है, इसी चीज का फायदा उठाते हुए मुलजमान बरी हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई फेक एफआईआर करवाता है तो उसके खिलाफ आज तक कितने मुकदमा पे कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। 182 को लॉ मौजूद है, लेकिन 182 के ऊपर आपको जिस कदर दौड़ लगानी पड़ती है उस झूठे मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उससे बेहतर बंदा कहता है यार मेरी जान छूट गई है, मेरी जान छोड़ दी है अदालत ने। तो मकसद ये है कि वो चूंकि एक ना रुकने वाली लिटिगेशन का सिलसिला इसीलिए जारी है कि केस करने वाले, मुकदमा झूठा मुकदमा करने वाले को पता है, झूठी गवाही देने वाले को पता है कि मेरे खिलाफ ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स के लिए देखिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के, सुप्रीम कोर्ट बार के, दीगर बार के जो मेंबरान इलेक्ट होते हैं, इनको सजेशंस भेजनी चाहिए कि किस तरीके से हम लॉ को इन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए पाबंद करेंगे। फिर जुडिशरी को देखना चाहिए कि यहाँ पे हमें अर्डल्स आ रही हैं, हम हैंड्स अप हो जाती हैं, इसको अमेंड किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। जुडिशियल सिस्टम के अंदर जजेस की तादाद इस कदर कम है। आज भी मैं रावलपिंडी कोर्ट, सिविल कोर्ट की बात करूंगा, उस सिविल जज की क्लर्क से ज्यादा हैसियत नहीं है। 250, 240, 230 केसेस ले हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो 2 या 3 केस अगर किसी केस में एविडेंस करवानी पड़ जाए तो वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक लोकल कमीशन अपॉइंट करने की बात हुई थी कि ताकि कुछ वकला को चलो वो लिखेंगे तो जजेस का कोई बर्डनाइज कम हो, लेकिन उसमें मामला खराबी की तरफ गए तो उसको रोक दिया गया। अब मुझे ये बताएं 250 केसेस, 240 केसेस नहीं, तो जुडिशरी की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? प्रॉब्लम क्या है? जब केसेस मुकदमात इस कदर बढ़ चुके हैं, उसको देखना होगा, एक बात। दूसरी बात, अमेंडमेंट एंड लॉ की बात कर चुका हूं। तीसरी बात, मैं बैरिस्टर साहब की इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करूंगा। मैं बहुत फोरम्स पे ये बात कर चुका हूं, खामियां खूबियां सब में होती हैं। हम यानी लॉयर्स इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इसी मुआशरे से पढ़कर वहां तक पहुंचे हैं। तो लॉयर्स के हवाले से स्पेसिफिकली कहूंगा, वो मोरल, उनका मोरल लॉयर्स का अपना और पब्लिक की नजर में उनका इंप्रेशन, इमेज खराब हो रहा है। तो इनकी एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो किसी फोरम पे नहीं हो पा रही है। एथिकली उनको बताना चाहिए कि फॉल्स एंड फेक लिटिगेशन से आप परहेज करेंगे, क्लाइंट्स का कैसे डीलिंग करनी है, जजेस का कैसे आपने डील करना है, और ये जो सस्ती शोहरत की जो तहरीकें हैं और ये ठीक है चल रही हैं, साहिब साहब, इन चीजों पे कैसे? ठीक है, पॉइंट टेकन साहिब साहब। बैरिस्टर तारिक असद साहब, मैं आपसे जो है एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक से आने के बाद आपसे इसका जवाब लेंगे।
हम अगर कंपैरिजन करें अपने जुडिशरी सिस्टम का मिलिट्री कोर्ट्स के साथ, तो हमारे पास 1.9 मिलियन केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। लेकिन अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो वहां पर शायद ही कोई ऐसा केस हो जो कि पेंडिंग हो। वो झटपट में जो है सारे फैसले सुना देते हैं और उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी जरूर। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। अम्मी, पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है। और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद।
जनाब बैरिस्टर तारिक असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जो है डिस्कशन हमारी चल रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स को हम कंपेयर करेंगे कि हम आखिर मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले जल्द क्यों कर दिए जाते हैं और जो हमारे बाकी जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके फैसले इतने डिले क्यों हो जाते हैं, ये हम जानेंगे जनाब बैरिस्टर तारिक असद साहब से। हमारे साथ लाइन पर है। जी बैरिस्टर साहब, ये जरा बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपनी सिविल कोर्ट्स का, तो सिविल कोर्ट्स में आपको पता है सालों साल जो है आप तजुर्बा रखते हैं, केसेस डिले होते हैं और आप ही के मुताबिक कई लोग मर चुके होते हैं, किसी के वरसा भी शायद आखिरी सांसें ले रहे होते हैं तब उनके फैसले आते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में झटपट फैसले होते हैं, फैसले सुनाए दिए जाते हैं, अमल दरामद भी उसी वक्त हो जाता है। सर बैरिस्टर साहब को मेरी शायद आवाज नहीं जा रही है। जी मुझसे पूछ रहा है? जी जी बैरिस्टर तारिक असद साहब। जी 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 अच्छा, देखिए मैं अगर मगर इससे मैं अगर से बात करूँगा तो मैं समझता हूँ कि मैं मोहताज बात करनी होगी। बिल्कुल सर, मोहतात रह के बात करनी पड़ेगी। एक तो बात यह है कि आर्मी एक्ट 1952 जो है, जो आर्मी एक्ट को गवर्न करता है, बहुत ही जामे कानून है और आर्मी के कानून वाकई बहुत जामे और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं और एक एक घंटे का एक एक दिन का हिसाब उसमें होता है जी। लेकिन मैं अगर ये कहूँ तो वहाँ यानी फैसला जो है वो जो करना होता है वो पहले से भी तय हो जाता है कि किससे ये फैसला होना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर कई दफ़ा बगैर वकील के उससे ट्रायल होता है, कोर्ट मार्शल होता है, टाइम होता है जी, और वो इस तरह से होती है कि मैं तो इसके जो गुजरा हूँ करता हूँ और मुझे क्या है इसमें यही चाहूँगा कि मैं करूँ, कंपेरिजन करूँ। सिविल मैं समझता हूँ कि सिविल का कानून जो है और जो तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, वो अगर तो सही ईमानदारी से उसके ऊपर अमल किया जाए तो फैसले जल्दी हो सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे चीफ जस्टिस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट वो चाहें तो सिस्टम को बदल सकते हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस चाहें तो वो भी बदल सकते हैं जी। लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता। कोई चीफ जस्टिस आता है तो 1-2 साल बस इतना वक्त नहीं होता कि कुछ कर सके। तो जो मिलिट्री कोर्ट हैं उनमें अक्सर यही है कि जो ये एक्यूज है वो कोशिश करता है वो बच्चे से वहाँ पर उसका ट्रायल ना हो। मैं आपको बताऊँ तो यानी अहमदाबाद में एक वाक़या हुआ है, ब्लाइंड मर्डर था, उसमें 4 बंदों को 4 लड़कों को धर लिया गया और उनको आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में रेफर कर दिया गया जी। मैंने हाई कोर्ट में उसका पेशावर में केस लड़ा, जीत गया और वो वापस आने थे। आप यकीन करें कि 1 साल वो अभी आर्मी एक्ट ख़त्म भी, वो अमेंडमेंट ख़त्म हो गई, लेकिन 1 साल तक वो बेचारे वहीं पर है कस्टडी में और अभी वो बाद में वापस आए हैं और उनके अगेंस्ट यानी वो फैसला जो हमारे हक में हुआ था हाई कोर्ट में जी। उसके अगेंस्ट अपील फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। ये आप देख लें कि 3 साल हो चुके हैं। वो अपील वो खत्म भी हो गया है कानून, वहाँ मुल्क के वापस भी आ गए हैं सिविल के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो केस अभी लगा है 25 तारीख। मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो केस अब 25 तारीख को लगा है जबकि इंफ्रक्चर्स हो चुका है। वो लग के आर्मी एक्ट वहाँ अमेंडमेंट जो थी वो खत्म हो गई, 2(1)D सेक्शन होता है जिसमें कॉमन 3-4 था, वो खत्म हो गया है और वो बंदे सिविल में आ गए हैं, वहाँ पर उनके ट्रायल हो रहे हैं, बेल हो गई है और उसकी अपील जो है वो अभी परसों लगी है, यानी 25 तारीख को लगी है जी। ये हमारे यहाँ ये मसाइल है और मिलिट्री कोर्ट में तो ये है कि वो सर आप ये तो नहीं समझ, देखें एक चीज ये करना है, इतने दिनों में ये करना है। बैरिस्टर साहब उसमें एडवोकेट जनरल जो होता है, जज एडवोकेट जनरल, उसको इख्तियार होता है कि अगर वो देखे कि उसका कोई ऑफेंस नहीं बनता है तो वो उसको जज एडवोकेट जनरल उसको बरी कर सकता है उसी स्टेज पर भी, राइट। लेकिन ये होता है कि उसमें वहाँ पर एक चीज जो मैं कहूँगा कि वहाँ कन्फेशंस में बड़े फैसले होते हैं, राइट। तो हमारे ऐसे क्लाइंट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कानून है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। आर्मी एक्ट का कानून, आर्मी के लॉज हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अगर उन पे अमल हो। साजिद हुसैन शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि हमें जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए? 100% हम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह सर ने भी बात की, उनके अलग एक जो तरीक़ेकार है, कानून है वो अलग है, सिविल का अलग है, बट एक जो बड़ा डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर सालों तक डिले होते हैं केसेस, वहाँ पर झटपट में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसी चीजें जो फॉलो की जा सकती हैं कानून के दायरे में रह के, वो नहीं करनी चाहिए सर? साजिद हुसैन साहब। अच्छा हारिस साहब, आपकी मैनेजमेंट से एक छोटी सी जी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं साजिद हुसैन कि साहब, ये साजिद हुसैन साहब। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज। मैंने कहा आपकी मैनेजमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा, अब मैं आपके जवाब की तरफ आऊंगा वापस। मेरी बात आ गई है आपको? हेलो जी जी, साहिद साहब कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, अब आप ये जो चीज कह रहे हैं बिल्कुल सही है इस हवाले से। मसला ये है कि आर्मी की जहां तक बात करते हैं, मिलिट्री की जहां तक बात करते हैं, मैं कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं रहा हूँ। ये तो बात दुरुस्त है, उनका अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक एग्जैक्ट ब्रांच है, वो अपने लिए कोर्ट मार्शल करते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं उनको करना चाहिए, उनका एक स्पेशल प्रॉपर मैकेनिज्म है, उनको करना चाहिए। बात यह है कि आर्मी के बाकी जो मामला हैं, जितने भी मामला हैं जो उनके डिसिप्लिन के हवाले से है, जो उनकी वर्किंग के हवाले से है, उनको अगर किसी भी जगह पर उनको फॉर द टाइम बीइंग अपॉइंट कर दिया जाता है कि ये मैनेजमेंट आपने देखनी है, तो उनका जो डिसिप्लिन है वो अनकंपेरेबल है। ये तो एक चीज दुनिया पूरी मानती है कि यहाँ पर इस चीज का कोई कंपेरिजन नहीं है। हमें देखना ये है कि मौला अली का फरमान है कि ये ना देखो कौन दे रहा है, ये देखो कि क्या दे रहा है। अच्छी चीज कहीं से भी मिले उसको फॉलो करना चाहिए। मैं अपने जुडिशियल सिस्टम की बात करूंगा। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम के अंदर आप देखें कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक लॉ है कि फैमिली लॉज के मुताबिक आपने 6 मंथ्स के अंदर मैटर को डिसाइड करना है, और 6 मंथ्स आई थिंक बहुत बड़ा टाइम होता है। इतनी बड़ी प्रोसीडिंग्स नहीं होती है अगर चाहे तो। अब प्रॉब्लम ये है, एक तो वही बात, जुडिशरी के पास टाइम नहीं है, हमारे पास वही 6-8 घंटे होते हैं, उसके अंदर हम सारे मैटर देखते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी एक साइड से, मैं लॉयर्स की बात करूंगा, लॉयर्स की या लिटिगेंट्स की बात करूं, किसी एक साइड से किसी वजह से उसको डिले किया जा रहा है, तो उसको टाइट करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। फिर उसके बाद इसको लीनियंट ले लिया जाता है, हर बंदा अपने सर से उतारा, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें लिटिगेंट्स भी शामिल है, सर से उतारते हैं। तो क्यों नहीं टाइट? आर्मी की जहां तक आप बात करती हैं वहां यस नो है, ऐसा करना है मतलब करना है, हमारे पास ऐसा करना मतलब नहीं करना है, अच्छा कर लेंगे। ये जो चीजें हैं हमारे सिविल सिस्टम के अंदर, सिर्फ जुडिशरी में नहीं, तमाम ऑफिस के अंदर, सिविल सिस्टम के अंदर जो सुस्त रवि है उसको दूर करना होगा। इसी तरीके से हमारे पास आप देखें एक मैटर जब फाइल होता है, मैं उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से, आपने किसी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, उसको नोटिस हो गई, अब वो कोर्ट में पेश हो गया, पहले उसने उसके ऊपर फर्ज है कि उसने 2-3 डेट्स ऐसी लेनी है, मेहनत करके लेनी है, या जैसा को मिसगाइड करके लेनी है, फिर उसके बाद उसने जवाब दे देना है, फिर उसने कोई ऐसी फॉल्स एप्लीकेशन दे दी है जिसका फिर रिटन स्टेटमेंट आ जाना है, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स होने हैं, वो डिसमिस हो जाएंगे, वो अपील पे चले जाना। साहब यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। देखें जी साहिद साहब, ऐसा है कि देखें कई ऐसे केसेस हैं जो कि डिले हो रहे हैं, वो आपने कहा कि कुछ चेंजेस सिस्टम में लानी चाहिए, लेकिन जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, क्या उसमें इसका भी किरदार है कि आपके जजेस को, आपके वकला को, आपके विक्टिम्स को थ्रेटन भी किया जाता है? उसकी किस कदर इन्वॉल्वमेंट है सिस्टम के स्लो होने में या फेलियर होने में? देखिए, जहां तक थ्रेट की बात करते हैं, थ्रेट तो बिल्कुल है, और खाली थ्रेट नहीं है, इंप्लीमेंट भी होता है। आपने लास्ट टाइम देखे, लास्ट ईयर के अंदर वकला के ऊपर कितने अटैक्स हुए हैं, उनमें उनकी डेथ्स हुई हैं, उनको अगवा किया गया है, उनको पनिश किया गया है, जजेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं, ये तो है, लेकिन सिस्टम को सुस्त करने में, अटैक करने की बात नहीं है। देखिए, लास्ट टाइम हम जब ये मामला, ये चीजें सारी हुई हैं, प्रोटेक्शन के हवाले से करारदादें पास हुई है कि वकला को प्रोटेक्शन दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जाहिर बात है जब हम आर्गुमेंट्स कोर्ट्स पे कर रहे होते हैं तो अपोनेंट साइड से कौन किस नजर से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमें घर तक ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमें नहीं पता होता, तो वो बाद में खुदा ना खासा उसके साइड इफेक्ट्स निकलते हैं। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें इस वजह से जुडिशियल सिस्टम स्लो है, नो, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ 70-80% केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर 20% केसेस में ऐसा होता भी है तो उसके लिए डेफिनेटली हम डिमांड करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन 70-80% बाकी केसेस सुस्त रवि के शिकार क्यों है? उसमें किसकी गलती है? उसमें देखिए, हर चीज सिस्टम को ब्लेम नहीं देनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मैं जहां तक लॉयर्स की बात करते हैं, कुछ लिटिगेंट्स में हमें प्रेशराइज करते हैं या हमें कहते हैं कि आप स्लो करें। मैं यहाँ पर लीगल एथिक्स की बात करूंगा, लॉयर्स को नहीं करनी चाहिए स्लो, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन जहां तक लॉयर्स की बेनिफिट की बात करें
तो लॉयर्स का बेनिफिट एज सच नहीं है स्लो प्रोसीडिंग में। क्यों? लेट्स सपोज हमने 1 लाख फीस चार्ज की है केस की, अगर वो विद इन 6 मंथ खत्म होता है या विद इन 6 ईयर खत्म होता है तो हमें फायदा नहीं है उसको सोच रवि करने में, तो हम उसको डिले करके इतने खुश नहीं है। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि हम कोर्ट में जाते हैं, पता चलता है काउंसिल जो वो हाई कोर्ट में है या काउंसिल बिजी है, काउंसिल बीमार है, लिटिगेंट अवेलेबल नहीं है, जज साहब नहीं है, स्ट्राइक्स हो गई हैं, फॉल्स एप्लीकेशन आ गई है, उसको डिसाइड करते करते 6 महीने गुजर गए हैं, तो वो प्रोसीडिंग्स रुकी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इसमें रिफॉर्म्स हैं। लेट्स सपोज अगर काउंसिल बिजी है, उनको चंद घंटों का या एक आध दिन का दिया जाए। काउंसिल आज बिजी हो गए, 1 महीने की तारीख पड़ गई तो बस ठीक है, फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद कोई और चीज सामने आ जाएगी। ये डिलेज होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो लैकुनाज हैं इसको अगर कवर अप कर लिया जाए, मैं फिर वही कहूंगा मिलिट्री कोर्ट्स का फार्मूला डिसिप्लिन सिर्फ एक है, राइट, डंडा एक डंडा कि यस आपने करना है मतलब करना है, अगर नहीं कर पाए किसी वजह से ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आपने करना है। मतलब डिसिप्लिन, वो किसी भी जगह पे चले जाएं तो उनके यहाँ डिसिप्लिन नजर आता है। अफसोस के साथ, माजरत के साथ ही कहना पड़ेगा, सिविलियंस में कुछ डिसिप्लिन का फुकदान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन शाह साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर तारिक असद साहब, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। और अच्छा, तारिक साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। सर, 2 चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल एक मेरे जहन में जो काफी टाइम से मैं आपसे करना चाह रहा था, आपकी पूरी जिंदगी जो है जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा आप रहे हैं सर, अगर कंपैरिजन करें मिलिट्री कोर्ट्स का और हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसका, उसमें सर ये बताइएगा कि हम अगर देखते हैं तो जब कोई भी कोर्ट कोई भी हेयरिंग करती है या सुनवाई करती है, उसके अंदर आपका मीडिया जो है उसको परमिशन होती है, वो बैठा होता है, आपके जो आम आवाम है वो बैठी होती है। मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। सर, इसका कितना जो है असर है इनके इदारों की परफॉर्मेंस के ऊपर, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ओपन कोर्ट में होना, मीडिया की नजर होना जी, ये एक बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है, इसलिए कि उससे दुनिया को पता चलता है कि अदालतें क्या कर रही हैं और केस की नौयत क्या है। तो उससे मैं समझता हूँ कि मुस्बत असर पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जरा जो टॉक शोज पर ज़्यादातर इस किस्म की डिस्कशन होती हैं वो ज़रा मुस्बत नहीं है। लेकिन ये मीडिया का पूरी रिपोर्टिंग करना ये बिल्कुल केसेस के हक में जाता है और क्लाइंट्स के जिनका भी हक होता है उसके हक में जाता है। ये मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर तो आप ये देखिए कि अक्सर वकील भी होते हैं कि वकील भी नहीं होते, वकील के बगैर भी वहाँ ट्रायल हो जाता है और डेथ सेंटेंस भी हो जाती है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में अगर मीडिया का रोल है ये बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है जी। तो इसे मैं समझता हूँ कि फील्ड में बहुत फायदा हुआ। जब से ये आप देखें कि मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ है उससे जुडिशियल सिस्टम पे अच्छा असर पड़ा है। अक्सर इफ्तिखार चौधरी को बहुत यानी ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उनके वक्त में मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत लापता अफसाद को रिकवर कराया और उन्होंने बहुत बड़े अच्छे रिलीफ दिए और उनके होते हुए लोगों को ये एहसास होता था कि हम एक दरखास्त देंगे और हमारा केस जो है हमारा ह्यूमन राइट का वो सुनवाई हो जाएगी। ठीक है बैरिस्टर, मीडिया का ही असर है कि इसका फायदा होता है और फायदा हुआ है। ठीक है बैरिस्टर सर तारिक असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाजरीन, हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है उसकी जो सुस्त रवि का वो शिकार है जो कि नहीं होना चाहिए। 1,90,00,000 केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं अभी तक, जिनके फैसले होने वाले हैं। उसके अलावा सिर्फ 5 लाख प्लस केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो कि अभी तक पेंडिंग में है। और ऐसे केसेस भी हैं, जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की कि एक आदमी है वो कब्र में चला जाता है, उसके बाद हमारी कोर्ट जो है उसका फैसला करती है, उसके हक में फैसला करती है और उसको बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है, जो कि यकीनन उसके साथ नाइंसाफी है। हमारा सिस्टम जो है इसमें काफी चेंजेस होने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हम तवक्को करते हैं अपने जुडिशरी सिस्टम से, अपनी गवर्नमेंट से, कि वो इस सिस्टम को तब्दील करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में, बेहतर तरीके के साथ बेहतरी की तरफ उसको ले जाने में जो है अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे। और बहैसियत कौम और बहैसियत मीडिया हाउस हम भी अपना किरदार बखूबी इसमें इंशाल्लाह निभाएंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।